चार्टर्ड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और फिर से हमने दोस्तों अपने एक नए टैक्स सेविंग के पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में जो 23 तरह के इन्वेस्टमेंट है कि वो 23 तरीके का क्या तरीके हैं, 23 टाइप्स हैं या 23 इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पर हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अपना टैक्स सेविंग को लेके यहाँ पर डिस्कशन होगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा सारे इनकम टैक्स के अपडेट, जीएसटी के अपडेट हम अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो जो चार्टर्ड की पाठशाला अगर आप इससे चैनल को इसका चार्टर्ड की पाठशाला का अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ भी हम अपडेट दे सकते हैं। यूट्यूब पे जाना चाह सकते हैं, वहाँ भी हम अपने चैनल के अपडेट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। तो ये जो हमारा आज का कहते हैं टॉपिक है 23 तरीके की वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो वन बाय हम क्लियर कर लेते हैं। देखो डिफरेंट प्रकार की डिडक्शंस होती हैं जो हम आपको वन बाय वन हर वीडियो में क्लियर करते चले जाएंगे। तो उसी में से एक जो हमारे 23 तरीके की इन्वेस्टमेंट है एक सेक्शन के अंडर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। वो हैं क्या, वो अभी आपसे कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाई एसेट, सेक्शन 80C, जो सेक्शन 80C है, अगर आप देखेंगे कि ये किसके लिए अवेलेबल है और वो कौन बंदे हैं जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्हीं को ही गवर्नमेंट से टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। तो ये जो इसमें नीचे अगर आप पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा गया है अवेलेबल ओनली इफ़ the individuals HUF exercise the option of the shifting out of the default tax regimes provided under section 115 BAC। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 115 BAC है क्या और वो उसमें किस तरीके का टैक्स रिबेट में उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वो सारा डिस्कशन रहा था हमारी लास्ट वीडियो में। तो ये कुछ नहीं बात करता है, ये न्यू रिजीम्स की बात करता है। न्यू रिजीम्स जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनकम टैक्स में ITR फाइल करना जा रहे हो तो वही बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसमें क्या है, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, बस एक NPS की डिडक्शन जो 80CC D2 है वो अलाउ हो जाता है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं अलाउ होता है। बट ये स्पेशली बोला गया अगर आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हो तो आपके लिए कहते हैं ये 23 तरीके की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वहाँ पर टैक्स में आप छूट ले सकते हो। तो वो 23 तरीके की छूट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये स्पेशली 80C बोलते हैं कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप करोगे तो टैक्स में छूट ले लोगे क्योंकि टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा क्या इसमें जब स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 80C जो हमारा डिडक्शन का सेक्शन है इसके अंदर आप जाके एक डिडक्शन ले सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूलिप म्यूचुअल फंड, ये न्यूली इन्वेस्टमेंट आई थी कुछ समय पहले। तो अगर आप LIC की म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं लेकिन उसका जो प्लान है वो यूलिप वाला प्लान, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ भी आप टैक्स से डिडक्शन ले सकते हो। फिर क्या है, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो बहुत पुरानी चली आ रही है। अगर आप कोई भी बंदा अपने LIC लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है और उसका प्रीमियम पे करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अपनी ग्रोस टोटल इनकम में से। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं, जैसे हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो होती है, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी से कमाई, हमने बिजनेस से कमाई, हमने अदर सोर्स से कमाई, हमने पांचों हेडों से इनकम से कमाई, उसमें से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो 80C के अंडर की तो आप उससे डिडक्शन ले सकते हो। जैसे ही आप इसमें डिडक्शन लोगे तो जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर ही टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब आगे हम चलते हैं। फोर्थ इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी। ये आपके लिए नहीं होगा, इसको मैं बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा।
बस आप इतना समझ लीजिए, ये भी एक चौथे तरीके की इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी। ये क्लियर कर दूंगा मैं। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी, ये भी है, देखो साफ इसमें लिख रखा है, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी। अल्टीमेट अगर डेफर्ड एन्युटी का मतलब आप समझोगे, मतलब आपके रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसके लिए अगर कोई डिडक्शन हो रही है आपकी सैलरी में से, आपकी इनकम में से, और वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जा रहा है या अदर जगह कंट्रीब्यूशन जा रहा है, वहाँ पर आपको अपने जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से आप डिडक्शन ले सकते हो अपनी इनकम में से। आगे चले जाते हैं, अगर हम देखते हैं छठे नंबर की जो है स्पेशल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर आप इन तीनों में भी जो SPF, PPF और RPF, इनमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ भी आप अपने टैक्स में से डिडक्शन ले सकते हो। जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है उसमें डिडक्शन लेके उसमें टैक्स सेव कर सकते हो। इसके आगे अगर हम चलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, कुछ रिटायरमेंट, इनको एक तरीके का रिटायरमेंट फंड्स भी बोलते हैं। जो रिटायरमेंट फंड्स हैं जैसे सुपर एनुएशन फंड है, अगर वहाँ भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो वहाँ भी आप अपने टैक्स में टैक्स सेव कर सकते हो। और ये बहुत एक अच्छी स्कीम लेके आई गई थी जो चाइल्ड्स गर्ल के लिए, कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। अगर किसी बच्चे किसी भी पर्सन का कोई बेबी गर्ल है और वो उसके लिए एक डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन कराना चाहता है, तो वहाँ पर वो एक्चुअली में इसका रीज़न भी वही था कि अगर बंदे पे क्या है कि भाई जब वो 18 साल की होगी बच्ची उसकी, तो उस पर शादी के लिए पैसा नहीं होगा, कि उसकी पढ़ाई के लिए पैसा होगा। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट ने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट करते चली जाइए, बैंक में अपना या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता और अकाउंट्स ओपन करा के, और EMI के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, और एक लमसम एक मेच्योरिटी पीरियड पे, चाहे वो 18 ईयर्स हो सकता है या जो भी मेच्योरिटी डिसाइड हो, उसके बाद एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगी विद इंटरेस्ट, और इसमें इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता है। अब हम आगे बात करते हैं 9वां पॉइंट। अगर आप देखोगे, सब्सक्रिप्शन टू NSC, मतलब हम पोस्ट ऑफिस से या NSC सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जो भी आप इसमें पैसा लगाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपीस लगाया तो उसको भी आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं और टैक्स सेव कर सकते हैं। हम आगे फिर चलते हैं, 8 तरीके की ये इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर हम बात करें 9वीं इन्वेस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन टू NSC, 9 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 10वीं की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। एक्चुअली में क्या है, अगर आप LIC ऑफिस जाओगे तो LIC में कुछ अप्रूव्ड एन्युटी प्लान्स होते हैं, जो जिसमें आपको एक ATC से रिलेटेड एक टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आप उसमें अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन टुवर्ड द नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स और या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, ऐसे कुछ स्कीम्स होती है जहां आप पैसा लगाओगे तो वहां पर भी हम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड्स सेटअप बाय द म्यूचुअल फंड्स और UTI। जो डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स ओपन हुए पड़े हैं मार्केट में, वो भी कुछ पेंशन फंड, मतलब एक तरीके रिटायरमेंट्स के टाइम पे आपको बोला जाता है कि आप EMI में इंस्टॉलमेंट में पैसा दो और एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इधर भी अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ भी आप मतलब एक तरीके का डिडक्शन ले सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम से। फिर देखते हैं 12 तरीके की हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया। अगर हम आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008। अगर इसमें देखोगे आप, कुछ नेशनल हाउसिंग बैंक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं HDFC भी अपने आप में एक तरीके का हाउसिंग बैंक है, नेशनल बैंक, या मैं बोलूं और भी काफ़ी सारे कंट्री में बैंक्स ओपन हुए पड़े हैं जो जहां आप कुछ टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। ये मुझे लगता है कम से कम 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर आप इतने इसमें अगर अपना पैसा होल्ड करके रखते हो
तो इसमें इंटरेस्ट भी देगा और आपको एक टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट दे देगा, तो आप अपनी इनकम से इसको लेस करके ITR में शो कर सकते हो। आगे लिखा गया है 14 अगर पॉइंट देखते हो, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। गवर्नमेंट ने कुछ डिपॉजिट स्कीम्स ओपन कर रखी हैं। अगर आप गवर्नमेंट की साइट्स पे जाओगे, बैंक्स की साइट पे जाओगे, वहाँ पैसा लगाते हो तो वहाँ भी आप टैक्स सेव कर सकते हो। आगे हम जाते हैं 15 पॉइंट, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। फॉर फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। अल्टीमेट इसमें बोल दिया गया है आप जब स्कूल अपने बच्चे को कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ पर क्या है, उसकी जो रिसिप्ट्स होती है, उस रिसिप्ट्स के अंदर ट्यूशन फीस का एक कॉलम होता है ट्यूशन फीस का, आप उसी का ही ATC के अंदर क्लेम कर सकते हो। तो जो आप देख रहे होगे, सॉरी आपको थोड़ा सा अब क्लियर हो रहा है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। आप मतलब अल्टीमेट इंडिया में अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और फुल टाइम एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 2 चाइल्ड को, तो ATC में उसका ट्यूशन फीस वाला कंपोनेंट क्लेम कर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ अ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग द स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस। जो हम हाउस लोन लेते हैं उसकी EMI पे करते हैं, EMI को भी, और एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। इंटरेस्ट अमाउंट को तो हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर लेते हो, लेकिन जो EMI है उसको भी आप ATC में क्लेम कर सकते हो। इसमें लिख रखा है सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अगर आप बात करते हो सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर, अगर आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो, डिवेंचर्स में पैसा लगाते हो, कुछ स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर डिवेंचर्स में, तो वहाँ भी आप ATC में इसको क्लेम कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वही है, म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए कहाँ पर टैक्स सेविंग आपकी हो रही है, टैक्स इशू हो रहा है, टैक्स सर्टिफिकेट्स, आप उधर ही पैसा लगाओ और वहीं पर ही आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर हम 19 इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं, 5 ईयर्स टर्म डिपॉजिट्स, मतलब आप बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट्स कराते हो, फिक्स डिपॉजिट्स ध्यान रखो ये कम से कम 5 ईयर्स की होती है, 5 ईयर्स से कम की नहीं होती है। वहाँ पर आप ATC में उस अमाउंट को जब एनुअली, फॉर एग्जांपल आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है 5 साल के लिए, जैसे आपने 1 लाख किया है, 2 लाख किया है, तो जो मैक्सिमम लिमिट है आप उसको क्लेम कर सकते हो ATC के अंदर। अब आगे बात करते हैं अब बात कर लेते हैं हम 20 इन्वेस्टमेंट की। अगर आप देखेंगे इसमें लिख रखा है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स। जो नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं किसने, नाबार्ड ने कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ATC में उसको क्लेम कर सकते हो। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर्स पोस्ट ऑफिस स्कीम, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में अगर कोई आप टर्म डिपॉजिट्स कराते हो, फिक्स डिपॉजिट्स कराते हो, उस 5 साल का होना चाहिए कम से कम उसका टेन्योर, तो आप ATC में उसको क्लेम कर सकते हो। आगे डिपॉजिट्स इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स रूल 2004, मतलब जैसे जो बंदे 60 अबव हो जाते हैं उनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम नोटिफाई कर रखी हैं, आप उसमें पैसा लगाते हो तो उसमें आप ATC में डिडक्शन ले सकते हो। लास्ट बचती हमारी कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट्स अंडर द NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। NPS पे मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा आपको। NPS में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, तो आप उसमें जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप उसका ATC के अंदर क्लेम कर सकते हो। मैं आपको बता दूं जो ATC की जो अपनी लिमिट है 1.5 लाख, वो आप मैक्सिमम उतनी ही यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ये लिमिट इंक्रीज़ है तो आप इंक्रीज़ यूज़ कर लोगे, कम है तो कम यूज़ कर लोगे। तो जो भी हमने अभी आपसे जो डिस्कस करा ATC का, अगर आप देखोगे कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाई एसेट सेक्शन 80C, मतलब हमने अपना पूरा प्रॉपर क्लियर कर लिया है कि 23 तरीके की ऐसी इन्वेस्टमेंट
जो आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैंने आपको वन गाइड भी कर दिया कि ये 23 इन्वेस्टमेंट है और इस 23 इन्वेस्टमेंट में ही आप पैसा लगाइए तो आप अपने इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके की अगर आपको वीडियो हमारे चैनल पे सुननी है, रेगुलर अपडेट्स पाने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना।